The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Suniti and I teach economics on this channel. हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या उसके अलावा किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. या हमारे ऐप को डाउनलोड करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है. गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप पाठशाला नाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. आपको सारे कोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे. और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपको नंबर इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं. देखिए, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है. आज की इस वीडियो के साथ हम इस चैनल पे इंडियन इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं. इंडियन इकोनॉमी जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर 2 है. ठीक है, यानी कि आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की होलिस्टिकली बात करने वाले हैं. तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिया है, चाहे स्टेट पीसीएस के लिए लिया है या फिर यूपीएससी के लिए लिया है, तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो से लेकर जाएंगे विच विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज का जो क्लास है उसमें हम किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे. दैट इज समथिंग काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन क्लास इन विच वी विल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन ऐसे सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम ओवरऑल सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सिविल सर्विसेज में 3 स्टेज होती है. सबसे पहली स्टेज होती है आपका प्रीलिम्स, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीटी भी बोलते हैं. एक स्टेज होती है मेंस, एक स्टेज होती है इंटरव्यू. प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि प्रीलिम्स आपको केवल क्वालिफाई करना है. इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे. मेंस के मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं. ठीक है, और इंटरव्यू के मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं. अब हमको देखना है कि जो ऑप्शनल है वो कहाँ पर आता है. ठीक है, अब हमने मेंस लिया. मेंस में आपके जो पेपर होते हैं, सबसे पहले आपका पेपर होता है एसके. ठीक है, जिसमें आपको 2 टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है. फिर फर्स्ट पेपर होता है GS1. फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है. मैं आपको पहले ओवरऑल रिव्यू दे रही हूँ, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ. ठीक है, इतना आपको पेपर 1 में पढ़ना है. पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है. पेपर 2 GS2, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको पेपर 2 में पढ़ना है. फिर आता है हमारा पेपर 3. पेपर 3 में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं. इकोनॉमी, प्राइमरली इंडियन इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, देन इकोलॉजी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट. देन आता है GS4. GS4 में आपका आता है एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड और इन्हीं पे बेस केस स्टडीज. ये हो गया हमारा जनरल स्टडीज, जिसमें 5 पेपर होते हैं. पहला पेपर ऐसे, दूसरा पेपर GS1, देन GS2, देन GS3, देन GS4. इसके बाद में हमारा आता है ऑप्शनल. ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है ऑप्शनल, जो कि हमारा होता है 500 मार्क्स का. GS के सारे पेपर हमारे 250 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, ऑप्शनल हमारा होता है
500 मार्क्स का, यानी कि जस्ट डबल। और ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए ऑप्शनल इज अ मेक और ब्रेक थिंग, यानी कि जो ऑप्शनल है दैट विल डिटरमाइन योर रैंक। तो आपका ऑप्शनल पे अच्छा कमांड होना जरूरी है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ओके बच्चा, इतना समझ में आया? पेपर 1, पेपर 2। हमने क्या किया, हमने ब्रॉडली सिविल सर्विसेज का जो है स्ट्रक्चर समझ लिया कि कितने स्टेजेस हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कितने जीएस के एग्जाम है, कितने ऑप्शनल के एग्जाम है। अब हम थोड़ा सा डाइव डीप करेंगे ऑप्शनल में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में वीडियो है, यानी कि हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कैसे टैकल करना है, कैसे पढ़ना है, वो समझेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में क्या समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जैसे कि मैंने बताया 2 पेपर होते हैं किसी भी ऑप्शनल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जो होता है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जनरली उसमें उस सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स यानी कि इकोनॉमिक्स के हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बाद पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, के बाद हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसी में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसमें से माइक्रो और मैक्रो आपका मेजर पोर्शन है। अगर आपका माइक्रो और मैक्रो पे कमांड पड़ गया तो आपको कोई भी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पेपर 1 है, आयुष सर विल टीच दैट पेपर 1, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग पेपर 1। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 2 को हम शॉर्ट में इंडियन इकोनॉमी भी बोल देते हैं, ठीक है। और इस पेपर को पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि ऑप्शनल के 2 टीचर हैं। पेपर 1 आयुष सर पढ़ाएंगे, पेपर 2 मैं पढ़ाऊंगी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, और ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, विच विल हेल्प यू टू गेट 320+ मार्क्स। 320+ मार्क्स का टारगेट रखना ऑप्शनल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल में आप इजीली 60% स्कोर कर सकते हो, इजीली नहीं, थोड़ी मेहनत से। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जैसे मैंने आपको बताया, उसको हम शॉर्ट में इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी है, ये हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, फिर हमको पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को आप फिर से 2 पार्ट में पढ़ेंगे। बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991, यानी कि इन शॉर्ट बात करूं 1947 से 1991 की हिस्ट्री पढ़नी है, 1991 से 2023,
इंडिपेंडेंस पीरियड को डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, एंड देन आई विल टेल यू कि 1991 में क्यों हमने ये 1991 जो है वो एक वाटरशेड एरा रखा है। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, या जिसको हम ब्रिटिश पीरियड भी बोलते हैं, ब्रिटिश पीरियड भी बोल देते हैं इसको। ठीक है बेटा, ब्रिटिश पीरियड बोल देते हैं इसको। अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या लैंड सिस्टम थे। यानी कि आपको पता है इंडिया क्या था, एग्रेरियन सोसाइटी था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लैंड। जमीन नहीं होगी तो खेती किस पे करोगे, सर पे तो करोगे नहीं, तो खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड। तो लैंड जो था वो हमारा टैक्स का जो रेवेन्यू था उसका सबसे बड़ा सोर्स था। तो क्या क्या सिस्टम थे, किन किन सिस्टम के थ्रू हम टैक्सेशन लगाते थे, कितना ऑपरेसिव था ये सिस्टम, क्या ये सिस्टम ऑल ओवर इंडिया एक जैसा था या अलग अलग था, नॉर्थ इंडिया में अलग था, साउथ इंडिया में अलग था, डेक्कन में अलग था, किस किस तरीके से था। जो ओवरऑल लैंड सिस्टम है हम ब्रिटिश पीरियड का वो समझेंगे। लैंड के जो सिस्टम थे जिसमें कि हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रयतवारी क्या था, महलवारी क्या था। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम इसमें पढ़ेंगे ड्रेन थ्योरी, ब्रेन ड्रेन, जैसे कि दादा भाई नरौजी ने कहा था ब्रेन ड्रेन, और आज के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रेन गेन है वो भी समझेंगे। लेसेस फेयर क्या है और उसका क्रिटिक पढ़ेंगे। रेलवेज की हिस्ट्री को समझेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, जो उस टाइम का इंडस्ट्री था, जूट का इंडस्ट्री, कॉटन का इंडस्ट्री और जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज थे उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम फैक्टर मार्केट पढ़ेंगे। फैक्टर मार्केट में हम मनी और क्रेडिट को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये हमको पढ़ना है ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या पढ़ना है हमको। लैंड सिस्टम पढ़ना है, लैंड सिस्टम से हम बेसिकली क्या समझेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर हमको पढ़ना है कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे एक कमोडिटी बन गया, कैसे उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। देन हम पढ़ेंगे कि ड्रेन थ्योरी क्या है, देन हम पढ़ेंगे कि लेसेस फेयर क्या है, देन हम पढ़ेंगे कि रेलवेज की क्या हिस्ट्री रही है इंडियन इकोनॉमी में, देन वी विल स्टडी द इंडस्ट्री लाइक जूट, कॉटन, एवरीथिंग, जो भी मेजर इंडस्ट्री थी उस टाइम की वो सब हम पढ़ेंगे। Then we will study the factor market, that is money and credit. This is all what we are going to study in the British period. अब मैं ना कुछ चीज आपको बाद में समझाऊंगी, इसीलिए मैं इस स्लाइड को एज इट इज छोड़ रही हूँ। थोड़े टाइम बाद ना हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमने अब पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और क्या बताया मैंने बेटा कि जो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस है ये दो पार्ट में सेग्रीगेट हो जाएगी। ये दो पार्ट में कैसे सेग्रीगेट हो जाएगी, सबसे पहले तो ये सेग्रीगेट हो जाएगी बेटा 1947 से 1991 के बीच, और दूसरा ये हो जाएगा 1991 से टिल डेट, यानी कि आज तक इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि व्हाई 1991 इज बीइंग चूजन एज क्राइटेरिया।
हमने 1991 को ही क्राइटेरिया क्यों माना है? क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज के लिए भी पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है, 1991 में हमारी इकोनॉमी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आई थी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में NEP भी बोलते हैं। तो इससे पहले क्या होता था? 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अगर आपने पेपर 1 पढ़ा है तो आप समझते होंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। और 1991 के बाद ये हो गई हमारी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या मतलब है कि देयर वर नो एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सटर्नल सेक्टर था ही नहीं, बट एक्सटर्नल सेक्टर वाज नॉट ओपन अप, इतना ओपन अप नहीं था जितना अब है। ठीक है, यानी कि लेस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम था। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि हमारे पास एक क्राइसिस आया। हमारे पास नहीं आया, हम क्राइसिस के पास गए। वो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हुआ। क्राइसिस आया और हमारे पास केवल 15 डेज का रिजर्व बचा था ताकि हम अपने इंपोर्ट की नीड्स को पूरा कर सकें। केवल 15 डेज का रिजर्व, माइंड इट, 15 डेज का रिजर्व था। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वी वेंट टू IMF, ठीक है, एंड वी वॉन्ट देयर हेल्प। आज भी अगर आप देखें किसी भी कंट्री का कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस में जाता है तो क्या करते हैं? IMF के पास जाके हेल्प मांगते हैं। तब भी यही सोल्यूशन था, आज भी यही सोल्यूशन है। तो IMF के पास गए और उन्होंने बोला कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो। सिंस वी डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो हमको 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी पड़ी, जिसके थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए 1947, 1991, अब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। ऑनवर्ड्स लिख देते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? हमें इसमें पढ़ना है कि जो इकोनॉमिस्ट थे, वकील, गैडकिल, VKRV राव, इन सब ने क्या कंट्रीब्यूट किया है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले हमको इन इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमको क्या पढ़ना है? लैंड रिफॉर्म्स पढ़ना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कितना सक्सेसफुल कितना फेल, ये पढ़ना है। कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, ये पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। अब यही चीज हमको जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई वो हमें 1991 के बाद भी पढ़ना है। लेकिन इसमें हमको किस तरीके से पढ़ना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है? यानी कि एग्रीकल्चर एंड WTO, यानी कि WTO के साथ हमारे क्या क्या इश्यूज हैं और कौन सी इसके हमें एडवांटेजेस हैं, क्या हमको डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमको पूरा क्या करना है, हमको फुली एनालाइज करना है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पूरे ओरिएंटेशन को ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इतना आपको समझ में आया? अब देखिए एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी लैंड सिस्टम एंड चेंजेस है, यहाँ पे भी एग्रेरियन सोसाइटी है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, यहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्रीज है, और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर भी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको एग्रीकल्चर पढ़ना है, हमको इंडस्ट्री पढ़ना है, सर्विसेज सेक्टर पढ़ना है, नेशनल इनकम का हमको मेजरमेंट पढ़ना है कि नेशनल इनकम का कैसा कंपोनेंट्स है, किस किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, किस किस तरीके से वो चेंज होती है। उसके बाद में हमको
पोस्ट लिबरलाइजेशन में सेम चीज़ें पढ़नी है, हमको फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, हमको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, हमको प्लानिंग पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम ब्रॉडली कवर करेंगे। ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि हम ये समझ पाएं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ भी है, एग्रीकल्चर यहाँ भी है। तो आपने एक चीज देखी, क्या चीज देखी हमने एक चीज देखी कि जो एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक था ना, वो प्री इंडिपेंडेंस में भी था, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के फर्स्ट फेज में भी था, और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के सेकंड फेज में भी है। ये चीज आपने एनालाइज की होगी कि ये तीनों चीजें कॉमन है उसमें, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने पीछे समझाया है। तो अब इससे आप क्या समझे, मतलब आपको क्या समझ में आया कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली जो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी वक्त के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ कैसे कैसे चेंज होती चली गई, वो आपको पढ़ना है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तब लैंड सिस्टम कैसा था, तब एग्रीकल्चर कैसा था। फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ और हमारी इकोनॉमी इतनी ओपन अप नहीं थी, 1947 से पहले 1991 तक कैसी इकोनॉमी थी, वो पढ़ना है। फिर 1991 के बाद जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए वो पढ़ना है। यानी कि हमको एक सेक्टर उठाना है, एग्रीकल्चर उठाना है, और ये देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते आए हैं, पहले क्या था, फिर क्या क्या फैक्टर्स आए, और आप आज उसमें क्या सिचुएशंस है जो हम कहते हैं कि फार्मर्स क्राइसिस बोलते हैं, फार्म क्राइसिस है, या फिर जो लैंड का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, लोग लिखते हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं वो लिखते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या हमें 3.0 ग्रीन रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, या फिर हमें एक डिफरेंट लैंड सिस्टम की ज़रूरत है, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन लगना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन लगना चाहिए। इसके बारे में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी जो है, उसके थॉट को हम थ्रू आउट पढ़ेंगे। यानी कि किस किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आए और बदलते हुए परिस्थितियों में इंडियन इकोनॉमी ने खुद को कैसे अडाप्ट किया, किन चीज़ों को बदला, किन चीज़ों को छोड़ा, कौन सी चीज़ें स्टेगनेंट बनी रही, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जो ट्रांजिशन फेज था वो एक स्टैंडर्ड थ्योरी क्यों नहीं फेस हुई। एक स्टैंडर्ड थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब भी इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे तो वो पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा एंड देन इट विल गो टू द सर्विस सेक्टर। बट अगर आप इंडिया की ग्रोथ रेट देखोगे तो वो नहीं है। इंडिया के ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंप्लीटली मिसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना बड़ा रोल नहीं है। एग्रीकल्चर से हम सीधा सर्विस सेक्टर पे कैसे स्विच हो गए, ये सारे सवालों के जवाब, जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल वे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी से मतलब है, अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम इस पेपर को अप्रोच करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मल्टीपल बुक्स हैं इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, लेकिन आई विल से वन थिंग विद कंफर्मेशन कि अगर आप मेरे नोट्स पे कमेंट कर लेंगे, प्लस जिस तरीके से मैं फैक्ट्स बताऊंगी उन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, प्लस करंट अफेयर्स कर लेंगे, यू विल नॉट नीड टू रीड एनी बुक। एनी बुक मीन्स एनी बुक, करंट अफेयर्स, फैक्ट्स, उन सबको करेक्ट कीजिए, अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कीजिए, देन यू विल गेट टू नो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझिए बेटा कि हम क्या करेंगे, हम कोई भी टॉपिक, लेट्स से कि अगर एग्रीकल्चर एक टॉपिक है तो हम इस टॉपिक को लेंगे। इस टॉपिक को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, लेक्चर्स हमने लिया, लेक्चर्स में ही हम क्लास नोट को डिक्टेट कराएंगे। आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बताती हूँ। आपको बोर्ड वर्क मिलेगा हर लेक्चर के साथ, और साथ में उसके टाइप क्लास नोट्स मिलेंगे। यानी कि जब आप हमारे ऐप में जाएंगे
जब आप हमारे ऐप में जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा एग्रीकल्चर लेक्चर 1, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर मिलेगा जो कि कभी आधे घंटे का होगा, कभी 1 घंटे का होगा, कभी 1.5 घंटे का होगा, कभी 2 घंटे का होगा। कोई एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, बट जनरली जो हमारा लेक्चर होगा वो 1.5 से 2 घंटे के बीच में होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम 2 घंटे तक लगातार पढ़ाते हैं तो फिर एनर्जी नहीं बचती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि आधे पौने घंटे का टॉपिक छोड़ के फिर उसको नेक्स्ट डे कवर कराते हैं। तो आपको क्या मिलेगा ऐप में, आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखेंगे, फिर लेक्चर 1 के नीचे ही आपको डिक्टेशन पार्ट मिलेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि लेक्चर और डिक्टेशन पार्ट आपको अलग अलग क्यों मिलेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। डिक्टेशन पार्ट के बाद आपको पीडीएफ, ऐप के पीडीएफ सेक्शन में बोर्ड वर्क मिलेगा और क्लास नोट्स मिलेंगे। बोर्ड वर्क पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, क्लास नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। अब देखते हैं क्या, हम कोई भी टॉपिक को पढ़ाएंगे, उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद सेम टॉपिक की डिक्टेशन होगी। अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, देखिए बेस्ट तो ये है कि आप डिक्टेशन सुने और अपने हाथ से नोट्स बनाएं, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, और बेस्ट भी वही है कि आप डिक्टेशन करें, डिक्टेशन को समझें और खुद लिखें, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उस केस में क्या है कि आप डिक्टेशन वाला जो पार्ट है उसको ना देखें, क्योंकि डिक्टेशन वाला पार्ट जो होगा ऐप में वो सेपरेट होगा। इस तरीके से आपको दिखेगा एग्रीकल्चर लेक्चर, देन आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिक्टेशन। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मैं तो बीइंग ए टीचर यही सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों चीजों को देखो, खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। जब आप हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, तो आपको कुछ चीजें आपके दिमाग में स्टिक करेंगे विच विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम, राइट बच्चा। उसके बाद में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको पीडीएफ मिलेगा। व्हाट यू कैन डू कि आप लेक्चर को 2 की स्पीड पे देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मैं धीरे पढ़ाती हूँ, 2 की स्पीड पे, 1.75 की स्पीड पे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में आपके नोट्स रेडी हैं। अब पहला हमारा पार्ट हो गया स्ट्रेटेजी का कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाना। देखिए जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी खत्म कराऊंगी ना, तो आपके पास रफली 600 पेजेस के नोट्स होंगे। अब आप भी जानते हैं कि 600 पेजेस के नोट्स रिवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उससे क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी कि टॉपिक्स को समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन में, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल के बीच में 1 वीक का टाइम होता है। अब 1 वीक में आप 600 पेजेस इतनी बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं जितना आप 200 पेजेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 पेजेस को रिवाइज करना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो हम 200 पेजेस ही करेंगे ना रिवाइज, हम सारा क्यों करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारी स्ट्रेटेजी का होगा इंटरलिंकेजेस। एंड व्हाट डज दिस इंटरलिंकेजेस मीन्स, यानी कि पेपर 2 प्लस पेपर 1 में इंटरकनेक्शन करना, कनेक्टिविटी बनाना कि पेपर 1 की कौन सी थ्योरी पेपर 2 में फिट हो रही है, पेपर 2 की कौन सी थ्योरी पेपर 1 में फिट हो रही है। जब हम एग्जाम के हॉल में बैठेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना है कि ये पेपर 1 का सिलेबस है या पेपर 1 का कॉन्सेप्ट है तो हम इसको केवल पेपर 1 में यूज करेंगे, पेपर 2 में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू अबाउट इट, राइट। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 को क्लब करना है, और ये आपका होगा जब आप सिलेबस कम से कम 5-6 बार पूरे
तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे ना, एंड देन यू विल थिंक, तो आपको तब इंटरलिंकेजेस खुद से ही समझ में आएंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद में हमारा टारगेट होगा आंसर राइटिंग, कि किस तरीके से ऑप्शनल के अच्छे आंसर लिखे जाते हैं। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, जब आप पूरा पढ़ लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, उसके बाद में आंसर राइटिंग करें, देन यू विल हैव टू डू इट। एंड द फाइनल स्टेज, जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज है, दैट इज हाउ टू चूज राइट क्वेश्चंस। ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है। अब इस स्टेज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेज को समझने के लिए हमको क्वेश्चन का पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, पेपर सेकंड, दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, जिसके 5 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई। सेकंड क्वेश्चन 3 पार्ट, ए बी सी। फोर्थ क्वेश्चन 3 पार्ट, ए बी सी। सेक्शन बी, फिफ्थ क्वेश्चन कंपल्सरी, ए बी सी डी ई। 6 ए बी सी। 7 3 पार्ट, ए बी सी। 8 ए बी सी। ठीक है, सेक्शन ए में ये क्वेश्चन है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन कंपल्सरी हो गए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है। तो 5 में से आपके 2 क्वेश्चन कंपल्सरी हो गए, तो आपके कितने क्वेश्चन में चॉइस बची? 3 क्वेश्चन में चॉइस बची। 3 क्वेश्चन में चॉइस बचने का क्या मतलब है कि आपको 3 में से ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्वेश्चन है ना, इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप केवल इस सेक्शन से कर दें या केवल इस सेक्शन से कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आप 2 ही कर सकते हैं एक सेक्शन से, यानी कि आपको मिनिमम एक दूसरे सेक्शन से करना ही पड़ेगा। आई जस्ट होप कि आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने बोला था कि ये जो है हाउ टू चूज राइट क्वेश्चन, यानी कि आपके पास जो चॉइस है कि 8 में से आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, अल्टीमेटली 6 में से आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो एग्जाम हॉल में किस तरीके से राइट क्वेश्चन को चूज करें, दैट इज द अल्टीमेटली पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। क्योंकि हमने कितना भी पढ़ा है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द रैंक। हमें रैंक उससे मिलेगी कि हम वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं, हम वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन चूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। तो इस तरीके से हम पूरा अपना जो ऑप्शनल है उसको लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझाया जाएगा, उसके नोट्स बनवाए जाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और आप मान के चलिए कि 80 to 90% जो है वो हमारे नोट्स से ही आएगा। 80 to 90% मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो टॉपिक है वो अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि लेट्स से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमने ब्रिटिश टाइम में पढ़ा, हमने 1991 से पहले पढ़ा, फिर हमने 1991 के बाद में पढ़ा। लेकिन अब क्या है कि रिसेंटली ऐसा हो सकता है ना कि कोई चेंज आ जाए, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। कोई भी चेंज आ सकता है इकोनॉमी में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है चेंज आना। तो वो चेंजेस आज तक के डेट में अगर कोई भी चेंजेस है उसको मैं कवर कराऊंगी, आगे आपको रेगुलर अपडेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं। इकोनॉमिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जब हम जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे वो सब हम समझते जाएंगे। That's it for today's videos guys. I hope आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको पूरे कोर्स को अप्रोच करना है, राइट। इस तरीके से हमको पूरे कोर्स को अप्रोच करना है। एंड देन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड सिस्टम एंड चेंजेस शुरू करेंगे, यानी कि सिलेबस का है वो सिलेबस शुरू करेंगे। आई होप यू रियली लाइक इट वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much. Stay connected.